वेलकम बॉयज एंड गर्ल्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आइए हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को पढ़ें जिसका नाम है खरपतवार नियंत्रण, कंट्रोल मेजर्स ऑफ वीड्स। आप लोगों ने खरपतवार की जो जानकारियां थी वो सब ले ली है। अब खरपतवार हम लोगों के लिए, किसानों के लिए बहुत लॉसेस का काम है, हानिकारक है, और इसका रिमूवल होना, इसको हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी मुख्य फसल की जो नमी है, मुख्य फसल के पोषक तत्व हैं, उन सब का ह्रास करती है, उनका उपयोग कर लेती है, और इसका बढ़वार ज़्यादा होता है, इसलिए मुख्य फसल है उसका बढ़वार कम होता है। खरपतवार का नियंत्रण करने से पहले हम लोगों को ये जान लेना आवश्यक है कि खरपतवार किन किन सिद्धांतों के आधार पर, देखो दो चीज़ें आएगी इसमें खरपतवार नियंत्रण में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। खरपतवार के अंदर यूँ तो व्हेन आई से इम्पॉर्टेंट, तो इम्पॉर्टेंट तो सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट जब मैं कह रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट जब कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर जब हम खरपतवार के नियंत्रण की बात करते हैं तो दो बिंदुओं को मुख्य रूप से हम ध्यान में रखते हैं कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन विच द मेजर्स ऑफ कंट्रोल आर डिपेंड। तो ये कहलाता है खरपतवार के सिद्धांत। दूसरा जो हमारा बिंदु है वो है खरपतवार नियंत्रण की विधियां, जिसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। भौतिक विधि है या यांत्रिक विधि है या रासायनिक विधि है या शस्य क्रिया की विधि है, ये सारी विधियां, वो इन विधियों में हम लोग ये बताते हैं कि आपको किस प्रकार से खरपतवार का उन्मूलन करना है। और खरपतवार का उन्मूलन करने से पहले खरपतवार के सिद्धांत जानने का मतलब ये होता है कि हम खरपतवार के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसके उगने के तरीके में, उसके जितने भी विशेषताएं हैं उसके बारे में सब कुछ जान लें, तो खरपतवार के नियंत्रण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी या कौन सा तरीका काम में लिया जाएगा, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाएगा या हम सामान्य तरीके से उखाड़ सकेंगे या किसी शस्य क्रिया जो अपना रहे हैं उसके साथ वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी, तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा। ओके, यस। आइए हम सिद्धांत की बात करें। सिद्धांत में सबसे पहले फसल चक्र। यदि आपको यह ध्यान में है कि खरपतवार पर्टिकुलर क्रॉप है उस पे ही उगती है, तो आप फसल चक्र अपनाकर अगले साल उस क्रॉप का खेती नहीं करें, उस क्रॉप को उगाए ही नहीं। तो खरपतवार जिस फसल विशेष पे उग रही थी उस फसल विशेष को आपने उगाया नहीं, तो नहीं उगाने से क्या होगा, ये खरपतवार अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये खरपतवार नियंत्रण के सिद्धांत का पहला बिंदु है, वो है जीवन चक्र, ये फसल चक्र है ना, खरपतवार की प्रकृति। खरपतवार सिद्धांत जो है दूसरा है जीवन चक्र। जीवन चक्र से मतलब यह है कि खरपतवार अपना जीवन काल कैसे पूरा करती है। एक वर्ष में पूरा करती है, एक मौसम में पूरा करती है, 2 मौसम में पूरा करती है, 2 वर्षों में पूरा करती है या बहुवर्षीय है। यदि हमारे को यह जानकारी हो जाए तो खरपतवार के जीवन चक्र में 2 चीजें आती है, एक जनन काल और एक कायिक प्रावस्था। कायिक प्रावस्था में क्या होता है बेटा, कायिक प्रावस्था में खरपतवार जो होती है वो पनपती है और जनन काल में इसके पुष्पन, बीज वगैरह बनने शुरू होते हैं। तो जब हमारे को मालूम होता है कि एक ही वर्ष में ये अपना काम कर लेगी, तो इसको कायिक अवस्था पे ही हम रोक देते हैं, इसके अंदर बीज बनने ही नहीं देते हैं। तो ये यदि हमारे को जानकारी हो जाए कि ये जो खरपतवार है इसका जीवन चक्र कैसा है, 1 वर्षीय है,
द्विवर्षीय है, उस आधार पर भी हम उसका नियंत्रण कर सकते हैं। मृदा की पीएच, मृदा की पीएच का मतलब क्या होता है? मृदा की पीएच का मतलब होता है क्षारीयता और अम्लीयता, है ना। यदि अम्लीय मृदा, वैसे तो मैंने आपको बताया था शुरू में, आप लोग ये कहेंगे कि सर आपने तो ये कहा था कि खरपतवार सभी प्रकार की मृदाओं में सफलतापूर्वक उगती है। यस, इट इज राइट। लेकिन उसके उपरांत भी कुछ खरपतवारें ऐसी भी है जो मृदा की पीएच पर भी निर्भर करती है, अम्लीय मृदा और क्षारीय मृदा। ऐसी मृदाओं में यदि हम जिप्सम डाल दें, ऐसी मृदाओं में यदि हम जिप्सम डाल दें जो कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है, जस्ता वगैरह है, इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर लें तो खरपतवार का बढ़ना या खरपतवार का उगना रोका जा सकता है। सुसुप्त अवस्था, सुसुप्तावस्था, कुछ खरपतवारें ऐसी भी है जिनमें डोरमेंसी पाई जाती है। जब आप जानते हैं कि डोरमेंसी के समय में इसको नष्ट करना आसान है, इसका नियंत्रण करना आसान है, तो जिस वक्त डोरमेंट स्टेज में खरपतवार मिलती है, हम उस स्टेज पर इसका नाश कर दें। कैसे भी करेंगे वो विधियां मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको सिद्धांत समझाए जा रहा हूं, ठीक है। तो फसल चक्र हो गया, जीवन चक्र हो गया, मृदा की पीएच हो गई, सुसुप्त अवस्था हो गई। अब मैं आपको बताता हूं सहनशीलता। सहनशीलता, सहनशीलता मतलब सेंसिबिलिटी, सहनशीलता। कुछ खरपतवार चौड़ी पत्तियों वाली है, कुछ पतवार संकरी पत्तियों वाली है। चौड़ी खरपतवार को नष्ट करना आसान है, खींचा, तोड़ा, उखेड़ा, हाथों से भी, खुरपी से भी, किसी प्रकार से। लेकिन जो संकरी खरपतवार, पत्तियों वाली खरपतवार है, उसको नष्ट करना थोड़ा सा कठिन है। प्रकृति, खरपतवार की प्रकृति इसमें मैंने बताया, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, खरीफ की खरपतवार, रब्बी की खरपतवार, काष्ठीय खरपतवार, शाकीय खरपतवार, ये सारी बातें हम लोग खरपतवारों के वर्गीकरण में कर चुके हैं। तो यदि इनकी प्रकृति हमारे को मालूम हो जाए तो हमारे लिए एक आसान हो जाएगा कि हम खरपतवार के अंदर कौन से मेथड को अप्लाई करें, वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। चलिए अपन लास्ट विधि करते हैं सिद्धांत की, वो है जनन विधियां। जनन विधियां मैंने बताया था आपको, खरपतवार का गुणन दो प्रकार से हो सकता है। जनन विधियों में गुणन होगा और क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन, खरपतवार का बढ़ना। तो ये दो विधियां कौन कौन सी है? एक विधि है बीजों द्वारा और एक विधि है वानस्पतिक प्रवर्धकों द्वारा। जब आपको मालूम है कि खरपतवार बीजों द्वारा गुणन करती है, तो ऐसी खरपतवारों में बीज बनने से पहले ही आप अप्लाई कर दीजिए मेथड को रोकने का। कुछ खरपतवार हैं जो वानस्पतिक प्रवर्धकों द्वारा पनपती है, ऐसी खरपतवारों को वानस्पतिक प्रवर्धक बनने से पूर्व नष्ट करने का सिद्धांत काम में लेना चाहिए। ये रहे आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सिद्धांत, जिसके आधार पे हम यह डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को किस प्रकार की विधि को अप्लाई करना है खरपतवार नियंत्रण के लिए। इससे साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि खरपतवार नियंत्रण का तरीका और खरपतवार नियंत्रण का समय, हालांकि ये है तो सिद्धांत के अंदर, तो तरीका
एवं समय, यह भी यदि हमारे को अच्छी तरह से ज्ञात हो तो खरपतवार का उन्मूलन बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इरिडिकेशन एंड कंट्रोल, है ना, परिष्करण। आप लोगों ने जो सिद्धांत हैं बायोलॉजी में भी आप पढ़ोगे, कीट नियंत्रण वगैरह होगा। किसी चीज का नियंत्रण यदि हम करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को इसके जो प्रिंसिपल है उसकी जानकारी हो जाए, और उसके बाद में हमारे को ये मालूम हो जाए कि खरपतवार का या किसी भी बीमारी का नियंत्रण करना है, उन्मूलन करना है, या हम लोग उसका आने से पहले ही उसका खरपतवार है या रोग है वो आए नहीं, उससे पहले हम उसका उन्मूलन कर लें। ये सारी चीजें होती है, ये भी सिद्धांतों के अंदर गिनी जाती है। लेकिन अब आपको मैंने यहाँ खरपतवार के अंदर ये बातें बताई है। फसल चक्र को अपनाकर खरपतवार को रोके जाने का हमारे पास तरीका है। फिर जीवन चक्र का, मृदा की पीएच का, सुषमावस्था का, सहनशीलता का, प्रकृति का और जनन विधियों का। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं इसकी कुछ विधियां। पहली विधि है वो है शस्य विधियां, मेथड्स, अप्लाइड मेथड्स। और इसमें भी आपको ध्यान देना है, बी कर देते हैं इसको। जब हमने ए सिद्धांत किया है तो बी में विधियां लेते हैं। विधियों में पहली है शस्य क्रिया विधि। एग्रोनॉमिकल प्रोसीजर्स या मेथड्स, ये जैसा कि नाम बोल रहा है कि जो आप खेतीबाड़ी के लिए, कृषि क्रियाओं के लिए जो मेथड्स अप्लाई करते हैं, जो विधियां काम में लेते हैं, जैसे सिंचाई की है, निराई गुड़ाई की है, रोपाई की है, बुवाई की है, ये विधियां जो है ये खरपतवार के नियंत्रण में सहायक है। और हमारे को समझना है ये कैसे सहायक है। चलिए मैं इसका एक एक करके उदाहरण देता हूं आपको। जाति विशेष फसल, का उगाना। आपने सिद्धांत में यह देख लिया कि कौन सी फसल पर खरपतवार आसानी से पनपती है, उस जाति विशेष को हटा दीजिए। आपके जो उगाने का जो मन मानस बना रखा है उसमें उस फसल का नाम ही हटा दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप उस फसल को उगाएंगे उस पर खरपतवार के आने की संभावना रहेगी। इसलिए आप जाति विशेष की फसल को उगाएं, और वो फसल उगाएं जिस पर खरपतवार या तो बिल्कुल ही नहीं आती हो या आती हो तो बहुत ही रेयर आती हो और हम उसको आसानी से रिमूव कर सकें। तो जाति विशेष फसल का उत्पादन। और इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये जाति विशेष की फसल जो आप उगा रहे हो, इसके अंदर भी आपको इस चीज का ध्यान देना है कि ये बीज तुरंत अंकुरित हो जाए। जो आप फसल उगा रहे हैं इसके बीज तुरंत अंकुरित हो जाएं और खरपतवार की फसल के उगने से पहले अपना उत्पादन या उपज दे दें। तो हमारा उत्पादन या उपज बाद में यदि खरपतवार उगती भी है तो प्रभावित नहीं होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यह किसानों को ध्यान देने के लिए बहुत ही जरूरी बात है। दूसरा बिंदु लेते हैं बोने का समय चेंज करने में। बोने का समय तथा विधि में बदलाव। आपको मालूम है कि अगस्त और सितंबर में ये पर्टिकुलर टाइप की खरपतवार पनपती है। तो आप
इस समय में सितंबर और अगस्त में उस फसल को बोने से अवॉइड करें। आप या तो उसको थोड़े समय पहले बो दें या कुछ समय बाद में बोएं, ताकि खरपतवार के पनपने का जो समय है उसको टाला जा सके। खरपतवार पनपेगी, यदि आपने उससे पहले बो लिया है तो फसल आपकी काफी ग्रो कर लेगी और आप खरपतवार को हटा देना। और यदि बाद में बो रहे हैं तो खरपतवार को हटाने के बाद में बो सकते हैं। तो बोने का समय और उसके बोने की विधि है उसमें बदलाव कर दीजिए। जैसे खरपतवार गहराई में जाने वाली है तो आप उसके साथ जो फसल बो रहे हैं वो भी ऐसी बोएं जो गहराई में जाने वाली हो, ताकि खरपतवार के साथ प्रतिस्पर्धा आसानी से हो सके। ये हो गया दूसरा, बुआई का समय। और तीसरा है पौधों की संख्या। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों की संख्या यदि आप ज्यादा रखेंगे तो खरपतवार से प्रतिस्पर्धा पौधों की बढ़ जाएगी। द नंबर ऑफ प्लांट्स इफ यू आर कीपिंग मच मोर देन द वीड्स देन डेफिनेटली यू विल बी इन प्लस पॉइंट, कि खरपतवार जो है वो अपना इतना प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी क्योंकि संख्या ज्यादा है पौधों की। चौथी बात, जाति विशेष हो गया, बोने का समय हो गया, विधि में बदलाव हो गया, पौधों की संख्या हो गई। अब आप कटाई एवं चराई। कुछ खरपतवारें ऐसी होती है जिसको पशु आसानी से काम में लेते हैं, तो ऐसी फसलों को काट करके पशुओं के चारे के लिए काम में ले ली जाए या ऐसी फसलों को पशुओं के चरने के लिए छोड़ दी जाए। अब आपने यदि फसल के बीच में पशुओं को छोड़ा है तो पशु आपकी मुख्य फसल को भी खा जाएगा। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो क्षेत्र जहां पर खरपतवार उगी हुई है और जहां पे आपकी फसल जो है पर्याप्त रूप से पनप नहीं रही है, वहां पे आप पशुओं को चरने के लिए छोड़ सकते हैं या उस स्थान की खरपतवार को काट करके पशुओं के चराई के लिए प्रयोग में ले सकते हैं। यह हो गया आपका। और शस्य क्रिया में जैसा यहां लिखा था वैसा यहां भी है, फसल चक्र अपनाकर। फसल चक्र अपनाकर भी आप शस्य क्रिया है, ये फसल चक्र को अपनाकर भी आप खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैंने बताया कि आपको मालूम होना चाहिए किस पर्टिकुलर टाइप की फसल पर किस पर्टिकुलर टाइप की वीड्स ग्रो करती है, पनपती है, उस फसल को आप उगाएं नहीं। जैसे मैंने आपको बताया मकोई है, या मैंने आपको बताया कि सोनकस मकोई को ही बोलते हैं, जैसे हुल वगैरह है, ये ऐसी खरपतवार हैं जो किसी क्रॉप विशेष पे उगती है। आप उसको उस ईयर में नहीं उगाएं तो वो जमीन से हट जाएगी, अगले साल उसको करें आप। इस तरह से फसल चक्र अपनाकर हम खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, नियमन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मृदा जल संबंध। आप इसके द्वारा भी खरपतवार को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? जैसे कुछ खरपतवारें ऐसी होती है जो जल निमग्न हैं, तो जल निमग्न खरपतवारों को यदि आप खुले में छोड़ देंगे तो वहां वो खरपतवार, इस प्रकार की खरपतवार नहीं पनपेगी। आप जो फसल उगा रहे हैं वो जल की आवश्यकता अनुसार, जैसी जितनी जल की आवश्यकता है उस अनुसार उस फसल को वैसे ही फसल उसमें ग्रो करें मृदा में। ऑलरेडी हमारे पास पानी कम है और फिर आप अधिक पानी से फसल को उगा रहे हैं और फिर खरपतवार भी उगती है, तो नेचुरली हमारी समझदारी ये नहीं रहेगी, क्योंकि यदि हमारे पास मृदा में जल की उपलब्धता कम है तो हमारे को वैसी ही फसल उगानी चाहिए
जो कम पानी में उगती हो, और कम पानी में उगती हो और फिर उसके साथ यदि खरपतवार भी उगती है तो भी कोई ज्यादा हमारे लिए हानिकारक नहीं होगी। इसलिए इस चीज का ध्यान रख करके हम काम करें। अंतः सेशन वेरी इंपॉर्टेंट, अंतः सेशन वेरी इंपॉर्टेंट से मेरा क्या अभिप्राय है। वेरी इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये नहीं है कि परीक्षा में ये सवाल आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा में आ भी सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट से मेरा मतलब यह है कि किसान को इस चीज का ध्यान रखना है कि जो खरपतवार उगाई जा रही है, सॉरी फसल उगाई जा रही है, उस फसल के बीच में पौधे से पौधे के बीच की दूरी और कतार से कतार के बीच की दूरी यदि कम रखी जाएगी तो खरपतवार के पनपने की संभावना कम रहेगी। और यदि आपने ऐसी व्यवस्था दी है कि जो हमारा सिद्धांत ये कहता है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी तो इतनी रखनी ही है, उसके बिना ये पौधा उगेगा नहीं, या कतार से कतार के बीच की दूरी इतनी रखनी है, उसके बिना ये पौधा उगेगा नहीं, तो हम लोग आपको यह सजेस्ट करते हैं कि जो बीच वाली पड़त जमीन है, बीच की पड़त जमीन, इसके अंदर आप कुछ और फसलें उगाइए, जैसे सब्जियां, है ना, तो वहां जमीन खाली नहीं रहेगी, और जमीन खाली नहीं रहेगी तो खरपतवार नहीं पनपेगी। इसलिए अंतरा सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बिंदु है मृदा की उर्वरकता। जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि किसी भी फसल के से अच्छा उत्पादन लेने के लिए, अच्छी उपज लेने के लिए मृदा का उर्वरक होना जरूरी है। मृदा के अंदर पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होनी चाहिए। इसलिए मृदा की उर्वरकता यदि ठीक है तो खरपतवार भी ठीक उगेगी और फसल भी ठीक उगेगी। हमारा काम फसल से है और खरपतवार को हम नष्ट कर रहे हैं। ये शस्य क्रिया विधियां चल रही है, इसमें आप जो ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ये शस्य क्रिया विधियां हैं, उसके अंदर है। मृदा की उर्वरता के बाद में वापस आ जाइए, मृदा की पीएच, जो यहां था सिद्धांत वो यहां भी काम आ रहा है। मृदा की पीएच, जैसा कि आपने सुन लिया है कि मृदा अम्लीय और क्षारीय, तो जो अम्लीय मृदा है उसमें अम्लीय सह फसलें, क्षारीय मृदा उसमें क्षारीय सह फसलें। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि खरपतवार सभी प्रकार की मृदाओं में आसानी से पनप सकती है, चाहे वो क्षारीय हो मृदा हो, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ खरपतवारें हैं जो अम्लीय मृदाओं में और क्षारीय मृदाओं में नहीं उगती है। तो ऐसी मृदा में हम क्या करेंगे, चूना या जिप्सम मिला देंगे, तो हमारी मुख्य फसल भी उग जाएगी और चूना और जिप्सम मिलाने से खरपतवार का भी निदान या निवारण हो जाएगा। आइए एक और विधि और काम में लेते हैं, वो है नवीन कृषि क्रिया अपनाकर। नवीन कृषि क्रिया, आजकल कई ऐसे मेथड्स टेक्नोलॉजी के आगे हैं जिसको अपनाकर आप खरपतवार का नियमन या नियंत्रण कर सकते हैं। शून्य व न्यून शून्य स्तर काम में लेकर खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे आइसोप्यूटेरॉन रोधी फसलें काम में ली जा सकती है। और लास्ट है छाया करके खरपतवार का नियमन, नियंत्रण या निष्पादन किया जा सकता है। यदि आप छाया करेंगे तो कुछ खरपतवार ऐसी है जिसको हम पनपने से रोक सकते हैं, वो क्षीण हो जाएगी, वो दुर्बल हो जाएगी। तो एक विधि मैंने आपको बताई है अभी, केवल एक विधि, शस्य क्रिया विधि। शस्य क्रिया विधि के अंदर हमने जो भी मेथड काम में लिए हैं वो सारे के सारे मेथड बुवाई से संबंधित हैं, पौधरोपण से संबंधित हैं, पौधे की बोने के तरीके से संबंधित हैं,
पौधे के को मृदा की उपलब्धता, मृदा की उर्वरकता, मृदा की पीएच की जानकारी से संबंधित है। इसलिए यह जो विधि है इसको हम शस्य क्रिया विधि या एग्रोनॉमिक मेथड्स बोलते हैं, और यह काफी हद तक अपने आप में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। क्योंकि किसान जब खेती करता है इन बातों को यदि ध्यान में रख ले, इन सिद्धांतों को ध्यान में रख ले, जो सिद्धांत यहां हमने लिखे हैं, फसल चक्र के, जीवन चक्र के, मृदा की पीएच के, खरपतवार की सुस्थित अवस्था के, उसकी सहनशीलता के, खरपतवार की प्रकृति के, खरपतवार की जन्म की विधियों के, वो ध्यान में रख करके हम शस्य क्रिया का इस प्रकार से निर्धारण करें, इस प्रकार से बोने का, पौधों का या क्रॉप का चयन करें। उसके अंदर पौधे से पौधे के बीच की दूरी, कतार से कतार के बीच की दूरी के अंदर जगह ज़्यादा नहीं रखें, वहाँ पे कुछ और फसलें उगा दें। और यदि मृदा अम्लीय और क्षारीय है तो उसके अंदर जिप्सम डाल दें या चूना डाल दें, ये सारी चीज़ें देखें। या फिर निराई गुड़ाई करके फसल, एक निराई गुड़ाई और लिख देता हूँ मैं, या निराई गुड़ाई करके है, वैसे तो ये भौतिक में आएगा लेकिन मैंने यहां भी लिखा है क्योंकि ये शस्य क्रिया है, तो निराई गुड़ाई करके हल चला करके हम उसको मृदा में मिला दें तो वो खरपतवार हमारे लिए एक हरी खाद वाला मेथड है, उसमें तब्दील हो जाएगी और वो काम में आ सकती है। मैंने आपको बताया कि पड़क जमीन रखी जानी नहीं चाहिए ताकि खरपतवार को बढ़ावा नहीं मिले, और जहां तक संभव हो फसलों का चयन इस प्रकार से किया जाए कि वो खरपतवार को बढ़ावा नहीं दे, और नवीन कृषि क्रियाओं जो टेक्नोलॉजी है उसको ध्यान में रख करके हम इसका उपयोग करें। तो ये है आपका पहला बिंदु जो है शस्य क्रिया विधि का और इधर सिद्धांत का। अब दूसरा बिंदु है वो मैं ले रहा हूं जिसका नाम है भौतिक या यांत्रिक विधि। भौतिक या यांत्रिक विधि, और भौतिक और यांत्रिक विधि में हम क्या करते हैं? भौतिक और यांत्रिक विधि में हम कुछ यांत्रिक साधनों के द्वारा या कुछ भौतिक साधनों के द्वारा या भौतिक संसाधनों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, खुरपी द्वारा खरपतवार को हटाते हैं, उखाड़ते हैं। यह कहलाती है सारी सारी भौतिक या यांत्रिक विधि। भौतिक विधि में ताप का भी करेंगे, धूम्र का भी करेंगे, धुएं का भी करेंगे, ये सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसके अंदर है हाथ से उखाड़ना। जैसा कि मैंने बताया कि यदि क्षेत्र बहुत छोटा है तो यह आसान है, अन्यथा यह आसान नहीं है। आपके पास 2-5 बीघा जमीन है और वहां पे यदि खरपतवार उग रही है तो आप उसको हाथ से उखेड़ सकते हो, और ये समय समय पे ये काम किया जा सकता है। किसान की पत्नियां हैं, किसान स्वयं के द्वारा निगरानी के दौरान यदि ये महसूस करे कि अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारी मुख्य फसल से संबंधित नहीं है, मुख्य फसल को हानि पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको हाथ से उखाड़ा जा सकता है। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पे निराई गुड़ाई। इसके अंदर आप खुरपी है, केई है, छोटी सी कुदाली है ना, इसको काम में लेकर के खरपतवार को जो चौड़े पत्तियों वाली है या गहरी जड़ों वाली है या उथली जड़ों वाली है उसको आप हटा सकते हैं। अब इसके अंदर भी कुछ विभिन्न कृषि क्रियाओं द्वारा इसके अंदर भी हम कुछ कृषि क्रियाएं काम में लेते हैं, जो ये है शस्य क्रिया, कृषि क्रिया एक ही बात है। छंटाई द्वारा इसके अंतर्गत खरपतवार के पौधे जो उग रहे हैं उसकी कटाई करते हैं,
छंटाई करते हैं तो वो जो है क्षीण हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे और पनपेंगे नहीं। और यदि हम उसको बार बार काटते रहेंगे, उगता रहे काटता रहे, उगते रहे काटते रहे, तो आखिर वो नष्ट हो जाएगा। ये है आपका कटाई द्वारा। फिर इसमें एक ए कटाई द्वारा, बी जलाने पर, आप जलाकर, आप खरपतवार उगी है, आपने कटाई करी है, एक तरफ इकट्ठी करके उसको जला दीजिए। यह भी आपके लिए एक मेथड है ना। उसके बाद तीसरा मेथड है, उस स्थान पर पानी भर दो, वो स्थान जल निमग्न हो जाएगा, पूरी फसल उसके अंदर, फसल के साथ जो खरपतवार उग रही है वो पूरी उसमें डूब जाएगी। तो कुछ खरपतवार ऐसी होगी तो जल निमग्न परिस्थितियों में उगती नहीं है। और मृदा को सौरीकरण कर दीजिए, बहुत ज्यादा ताप दे दीजिए, बहुत ज्यादा ऊष्मा दे दीजिए, तो भी खरपतवार है नष्ट हो जाएगी। ठीक है। और तीसरा और अंतिम बिंदु है, चौथा है 1 2 3 4 5, पांचवा बिंदु है पलटवार। इसमें मृदा को आप ढक दें तो भी खरपतवार जो है पनपने से रुक जाएगी। तो 2 विधियां मैंने आज आपको बताई। एक बताई मैंने आपको सस्य क्रिया वाला, और दूसरा मैंने बताया आपको भौतिक क्रिया वाला। सस्य क्रिया और भौतिक क्रिया वैसे तो थोड़ी से आपस में रिलेटेड भी है, लेकिन यदि आपको सस्य क्रिया का पूछा जाता है कोई बात, तो आपको यही लिखना है। और भौतिक और यांत्रिक क्रिया है तो उसके अंदर हमने कुछ बल का प्रयोग किया है, उसका हाथ से उखाड़ना या निराई गुड़ाई करना या अन्य कृषि क्रियाएं चलाना, जैसे काटना, जलाना, पानी भरना, मृदा का भौतिक रूप से सौरीकरण करना या मृदा को ढक देना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। और ये सब मैंने आपको बताया है कि ये सब तब संभव है जब हम मृदा में जो खरपतवार उग रही है, उस खरपतवार के उगने या उस खरपतवार की प्रकृति या उस खरपतवार के बारे में जानने के बाद में हम मेथड कौन सा अप्लाई करना है यह निर्धारित करें। अभी आपके पास आएगा रासायनिक विधियां, क्योंकि जब इससे कुछ नहीं हो रहा है, आपने सारी कुछ कर ली, आपने यह टेक्निक अपना के देख ली, सस्य क्रियाओं की कॉमन चीज है जो हम काम में लेते हैं, फिर हमने भौतिक क्रिया काम में ली, लेकिन इन दोनों चीजों में भी कहीं चूक रह गई या ये दोनों चीजें या दोनों विधियां खरपतवार के नियंत्रण में ठीक नहीं है, तब हमारे पास रामबाण इलाज है रासायनिक विधियों का। और रासायनिक विधियों में हम कुछ खरपतवारनाशी या कुछ रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं और उसका छिड़काव करते हैं अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पे। खरपतवार किस वक्त अपना ज़्यादा प्रभाव दिखाती है, उन समयों को ध्यान में रख करके इसका हम उपयोग करते हैं। इसको हम रासायनिक विधि में देखेंगे और नेक्स्ट टर्न में देखेंगे। आज आप इतना देख लीजिए जो मैंने बताया है कि खरपतवार नियंत्रण के अंदर खरपतवार के सिद्धांतों को ध्यान में रख करके कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है किसान के लिए, आप लोगों के लिए, सभी के लिए, क्योंकि हम बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ एग्रीकल्चर वी मस्ट कीप इन आवर माइंड, चाहे हम एक एग्रीकल्चर सलाहकार बनते हैं भविष्य में जाके, या हमारे खुद के एग्रीकल्चरिस्ट बन करके हम अपने इकोनॉमी को सुरक्षित कर सकते हैं, इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर विषय अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और हमारी अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है और हमारे पास यहाँ लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, विशेष रूप से राजस्थान का क्षेत्र, विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जहाँ लैंड होल्डिंग बहुत है, जहाँ भूमि समतल है, जहाँ लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हम तरह तरह की फसलें उगा सकते हैं और केवल एक फसल विशेष पे हमारे को निर्भर नहीं रहना है।
मिश्रित खेती हम करते हैं तो हम अपनी उत्पादन को बहुत ज़्यादा ले सकते हैं और अपनी इकोनॉमी के साथ साथ राज्य की इकोनॉमी और राष्ट्र की इकोनॉमी में योगदान दे सकते हैं। तो क्योंकि कृषि विज्ञान से जुड़ा हुआ मैं हूँ, कृषि विज्ञान डिसिप्लिन का हूँ, इसलिए मैं कृषि विज्ञान की बात को बहुत महत्व दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। यह अपने आप में वैसे ही महत्वपूर्ण है। आपसे हम जब इस स्टेज पे पहुँचोगे तब आप महसूस करोगे कि हाउ फार what I was saying is correct or not. So this is all about today. Have a nice day. Thank you very much.